नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट पात्रता 2022 एवं उसकी मुख्य परीक्षा हेतु साथ में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हेतु आज हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 13 लेकर आया हूं। देखिएगा, हिंदी व्याकरण शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य सभी एग्जामों में पूछी जाती है, तो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। बहुत ही शानदार 30 प्रश्न लेकर आया हूं। टारगेट है आपका 25 प्रश्न सही करने का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर और सभी स्तरों पर। तो देखिएगा, अगर प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि अनुकरण विधि किस स्तर तक उपयोगी है या किस स्तर के लिए उपयोगी है, तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिएगा प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से सर्वाधिक जो चीज़ें सीखते हैं वो छोटे बालक सीखते हैं, और छोटे बालक किस स्तर पर आते हैं? प्राथमिक स्तर पर। विकल्प नंबर आपका 1 प्रश्न संख्या 1 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न है साथियों आपके, कविता का मुख्य लक्षण है। कविता का मतलब यहाँ पर पद्य शिक्षण से लिया जा रहा है, ठीक है। पद्य शिक्षण से यहाँ पर आपका मतलब लिया जा रहा है, तो शब्द भंडार में वृद्धि करना, कविता का सरलार्थ बताना, उच्चारण दोषों को सुधारना और भाव व रसानुभूति करना। देखिए, बात करेंगे पद्य शिक्षण या कविता शिक्षण की, तो इसका जो मुख्य लक्षण माना जाता है, पहला विकल्प आपसे कह रहा है शब्द भंडार में वृद्धि करना। देखिएगा, शब्द भंडार में वृद्धि करना गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। कविता का सरलार्थ बताना, सरलार्थ मतलब उसका अर्थ बताना, तो सिर्फ कविता का अर्थ बताना ही उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है साथियों। उच्चारण दोषों को सुधारना, भाई ऐसा तो कुछ नहीं होता है। भावानुभूति व रसानुभूति कविता या पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। तो चौथा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तो तीसरा प्रश्न है आपके, काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक होता है? विचार संश्लेषण विधि, सस्वर वाचन, मौन वाचन और आदर्श वाचन। देखिए, काव्य का मतलब यहाँ पर पद्य शिक्षण से लिया जाएगा। वापिस पद्य शिक्षण पर हम आ चुके हैं। तो आपको एक बात याद रखना होगा साथियों कि जब पद्य शिक्षण की बात की जा रही है तो वहाँ पर मौन वाचन बिल्कुल ही वर्जित होता है। आदर्श वाचन अध्यापक करता है, इसका महत्व होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सस्वर वाचन, अर्थात स्वर के सहित जो वाचन किया जाता है वो कहलाता है सस्वर वाचन, मतलब जिसमें बोल करके। तो काव्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व सस्वर वाचन का होता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न, किस प्रणाली में छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ती है? सहयोग प्रणाली से, निगमन प्रणाली से, पाठ्यपुस्तक प्रणाली से और आगमन प्रणाली से। देखिए, सहयोग प्रणाली में बिल्कुल छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ती है, सही है बिल्कुल। निगमन प्रणाली से नहीं बढ़ती है साथियों, क्योंकि इसमें सूत्र के माध्यम से छात्रों को सिखाया जाता है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली से भी बिल्कुल नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये अध्यापक केंद्रित है। और एक और विकल्प है आगमन प्रणाली से, तो इससे भी बढ़ती है। तो अब अपन फिर यहाँ पर ये चूज करेंगे कि पहला विकल्प सही करें या चौथा। तो साथियों, दिए गए विकल्पों के अनुसार चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि आगमन प्रणाली में छात्रों के द्वारा, क्योंकि आगमन प्रणाली से स्वयं छात्रों के द्वारा जो नियम है, निष्कर्ष है, वो निकाले जाते हैं। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो चलिए, पांचवा प्रश्न, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम संसाधन है? मातृभाषा, राजभाषा, विदेशी भाषा और सभी। तो तीनों ही विकल्प यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प अलग अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इसलिए उक्त सभी को हम यहाँ पर सही नहीं करेंगे। देखिए, विदेशी भाषा राजभाषा उसके विचारों के विनिमय का श्रेष्ठ माध्यम नहीं हो सकता। विचारों का विनिमय का मतलब क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना। साथियों, एक बालक जो है वो विचारों का आदान प्रदान अपनी मातृभाषा में करता है, इसलिए मातृभाषा को ही उसके विचार विनिमय का श्रेष्ठतम संसाधन माना जाना चाहिए। प्रथम विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो चलिए, छठा प्रश्न,
दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ? जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, भारत में। देखिए, दलीय शिक्षण मतलब समूह शिक्षण की बात की जा रही है, टीम टीचिंग की बात की जा रही है साथियों। और इसका प्रारंभ कहां पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। डेविड वार्डिंग इसके जनक है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वां प्रश्न, व्याकरण की शिक्षा कब आरंभ करना चाहिए? बालक के स्कूल आने पर, वाचन पर अधिकार होने पर, भाषा पर अधिकार होने पर और लेखन पर अधिकार होने पर। देखिए, बालक के स्कूल आने पर तुरंत हम व्याकरण की शिक्षा उसको बिल्कुल भी नहीं दे सकते साथियों। लेखन वाचन पर भी नहीं, बल्कि जब उसका बोलने चालने की भाषा पर अधिकार हो जाए साथियों, तो उसकी व्याकरण शिक्षा आरंभ करनी चाहिए। थर्ड विकल्प आपके 7वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां प्रश्न है आपके, व्याख्यान विधि का अन्य नाम है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रवचन विधि और भाषा प्रयोगशाला विधि। देखिए, व्याख्यान विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आगमन विधि तो बिल्कुल ही इसके विपरीत है, भाषा प्रयोगशाला भी इसके विपरीत है साथियों। इसको व्याख्यान विधि को हम प्रवचन विधि के नाम से भी जानते हैं। थर्ड विकल्प आपके 8वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। देखो, व्याख्यान विधि को आप निगमन विधि नहीं कह सकते हो, ठीक है। सूत्र विधि को आप निगमन विधि कह सकते हो, लेकिन व्याख्यान विधि को फिर दिए गए विकल्पों के अनुसार हम कहेंगे प्रवचन विधि। थर्ड विकल्प आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे, काठिन्य निवारण पर विशेष बल दिया जाता है? नाटक शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में और व्याकरण शिक्षण में। देखिए, काठिन्य निवारण की बात करें तो काठिन्य निवारण पर विशेष बल किस में दिया जाता है साथियों? गद्य शिक्षण में विशेष बल दिया जाता है। जैसे गद्य शिक्षण में कुछ विशेष जो शब्द आते हैं जो कि थोड़े कठिन प्रतीतम होते हैं, तो उसके लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाता है काठिन्य निवारण का, जिसमें उन शब्दों के जो सरलार्थ है वो बताए जाते हैं, सरल अर्थ बताए जाते हैं। अतः गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण पर विशेष बल दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगली एग्जाम भर्ती के लिए। चलिए आगे में बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। 10वां प्रश्न आपके 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया, नल खुला रह जाने से घर में पानी पानी हो गया, राम नकल करते पकड़ा गया, सबके सामने पानी पानी हो गया और गर्मी के मारे उसका शरीर पानी पानी हो गया। तो देखो, मुहावरे की बात करें तो गर्मी से पानी पानी होना हो जाता है, नल खुला रहने से भी घर में पानी पानी हो जाता है, रात भर वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया। ये चीज़ें नॉर्मली चीज़ें हैं, इनमें कहीं पर भी मुहावरे का प्रयोग नहीं हो रहा है साथियों। बल्कि मुहावरे का जो प्रयोग हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? राम नकल करते पकड़ा गया और सबके सामने पानी पानी हो गया। नकल करते पकड़े जाने से पानी कहाँ आ रहा है? लेकिन बात वो है एक तुलना करने की। तो नकल करना मतलब एक तरह से शर्म की बात है, ये लज्जा की बात है। तो ये पानी पानी होना मतलब एक तरह से लज्जा, शर्म का आना साथियों। तीसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां प्रश्न, हथेली पर दही नहीं जमता, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। हर कार्य के होने में समय लगता है, मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है, बुरे कर्म के अच्छे फल की इच्छा करना, बुरे कर्म कर अच्छे फल की इच्छा करना और प्रयत्न के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो देखिए, हथेली पर दही नहीं जमता, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है प्रश्न नंबर 11 में। 11वें प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है वो है, हर कार्य के होने में समय लगता है। क्योंकि हथेली पर दही नहीं जमता, इसका मतलब ये एक टाइम लगता है कि कोई भी चीज़ है टाइम मांगती है साथियों। टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें समय की आवश्यकता होती है। अतः प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 12 पे आएंगे। तो 12वां प्रश्न, जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पूर्ण विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह और अर्ध विराम चिन्ह। तो देखिएगा, पूर्ण विराम चिन्ह सबसे बाद में लगता है, आपका आंसर ये नहीं होगा। ये अल्प विराम चिन्ह भी नहीं है। अल्प विराम चिन्ह इस प्रकार का होता है साथियों, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से जो चिन्ह है, तो ये जो चिन्ह है ये इसको हम अर्ध विराम चिन्ह कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? अर्ध विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। चौथा विकल्प आपके 12वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13वां प्रश्न, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है? जहां वर्षा जाएगी वहां ज्योत्सना भी जाएगी, महेंद्र चतुर है और कर्मेंद्र मूर्ख,
यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी मिल जाती। और अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो। तो मैंने आपको बता रखा है कि जहां पर आपके अगर संज्ञा उपवाक्य पूछे और की से कोई वाक्य जुड़ा हो तो की से कोई वाक्य जुड़ा होने के बाद में वो किस में चला जाता है, संज्ञा आश्रित मिश्रित उपवाक्य में चला जाता है साथियों। अर्थात अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो, ये एक संज्ञा आश्रित मिश्रित उपवाक्य है। चौथा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 14, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? सूर्य पूर्व दिशा और उदय। देखिए उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता होता है। और यहाँ पर कर्ता क्या है? दिए गए वाक्य में आपको कर्ता पहचानना है। तो कर्ता क्या है साथियों? देखिए सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, अर्थात किसके बारे में बात की जा रही है? सूर्य के बारे में बात की जा रही है। और जिसके बारे में बात की जाती है वो ही कहलाता है कर्ता। अर्थात यहाँ पर उद्देश्य क्या है? यहाँ पर सूर्य है। विकल्प नंबर आपका 1 जो 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न, आपके 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरल वाक्य है? आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। और कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। तो देखो सरल वाक्य की अगर हम बात करें तो आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, इसमें एक ही वाक्य है, लगभग ये सरल वाक्य है। लेकिन आगे के विकल्पों को भी देखेंगे। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? मिश्र वाक्य का। शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा, यहाँ पर भी आश्रित वाक्य है। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अर्थात बिल्कुल विकल्प नंबर आपका एक बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सरल वाक्य का उदाहरण है मित्रों। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की। तो चलिए 16वें प्रश्न पे हम आते हैं। आपके 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, कवियत्री, रचयिता और दुरावस्था। देखिए आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखते हैं। आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा जाता है देखते हैं। आशीर्वाद, इस प्रकार से आशीर्वाद को लिखा जाता है। कवियत्री नहीं होता है साथियों, शुद्ध शब्द होता है कवियत्री। क्या होता है? कवियत्री। तो ये भी गलत हो गया। रचयिता भी नहीं होता है, बल्कि शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है साथियों रचयिता। क्या होता है? रचयिता। तो ये भी गलत हो गया। अर्थात विकल्प नंबर जो 4 है दुरावस्था, दुरावस्था, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध रूप नॉर्मली क्या मिलता है हमें? दुरावस्था। क्या मिलता है? दुरावस्था। तो ये दुरावस्था गलत होता है। दुह प्लस अवस्था दुरावस्था शब्द बनता है। चौथा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो 17वां प्रश्न, सही विलोम शब्द है निराशा का दुराशा, जीव का सजीव, आविर्भाव का तिरोभूत और कृपण का उदार। देखिए निराशा और दुराशा, निराशा का आशा होता है, ये गलत हो गया। फिर जीव का सजीव नहीं होता है, बल्कि जीव का निर्जीव होता है। कर्पण का उदार नहीं होता है साथियों। अर्थात आविर्भाव का तिरोभूत, बिल्कुल ये सही विलोम युग्म है। अतः तीसरा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। अच्छा एक बात और बता दूं कि सभी जो चीजें चल रही है इस यूट्यूब चैनल पर पूर्णतः निःशुल्क है साथियों। किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। जिसमें आपको हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको जो टीचिंग मेथड है उसकी टेस्ट सीरीज पूरी निःशुल्क मिलेगी, आपको साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज पूर्णतः निःशुल्क मिलेगी, आपको राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज पूर्णतः निःशुल्क मिलेगी, आपको जो पात्रता परीक्षा है रीट की उसके लिए जो गणित की जो संपूर्ण कला से हैं वो भी आपको निःशुल्क मिलेगी। साथ में अन्य चीज़ें पीडीएफ भी आपको इस चैनल पर निःशुल्क मिलेगी। तो आप वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा साथियों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक निश्चित रूप से पहुंच सके। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। 18वां प्रश्न, कौन से विकल्प में प्रत्यय अशुद्ध है? सुगंध प्लसित सुगंधित, मीठा प्लस आस मिठास, लोहा प्लस आर लुहार और भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़। देखेंगे बात करेंगे। मीठा प्लस आस से मिठास शब्द बनता है, लोहा प्लस आस से लुहार बनता है, भूलना प्लस अक्कड़ से भुलक्कड़ बनता है। लेकिन सुगंध प्लस इससे सौगंधित नहीं बनता है साथियों, बल्कि शब्द क्या बनता है? सौगंध प्लस इस बराबर सुगंधित। तो ये विकल्प क्या हो गया आपके? गलत हो गया। अतः आपका प्रथम विकल्प जो है ये प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। 18वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 19 है। दुष्कर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? दुष्य, दुष्य, दुष्य और दुष्य। तो
तो देखो इस यहाँ पर शेष अलगम वाला है प्रथम विकल्प में, दूसरे में बड़े छोटे ऊ की मात्रा है, तीसरे में बड़े ऊ की मात्रा है और चौथा दुष। तो यहाँ पर सही शब्द जो है दुष्कर शब्द में दुष, दुष ये और ये दुष, ऐसा कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, बल्कि उपसर्ग क्या होता है दुष। क्या होता है साथियों, दुष उपसर्ग होता है। तो 19वें प्रश्न में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न, किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण है? रत्न का जड़ित, रत्न जड़ित, गुरु दक्षिणा, शीत उष्ण और वनगमन। देखो गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, वनगमन, वन को गमन, शीत उष्ण, शीत और उष्ण, और रत्न जड़ित, रत्न से या रत्न के द्वारा जड़ित। तो यहाँ ये तत्पुरुष का उदाहरण है, ये तत्पुरुष का उदाहरण है, ये तत्पुरुष का उदाहरण है, लेकिन शीत और उष्ण ये द्वंद्व समास का उदाहरण है साथियों। तीसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 की। तो 21वां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि के उदाहरण हैं? प्रसारण, सत्कार, अतएव, अभिषेक, रामायण, विषम, उद्धार, उज्ज्वल और मनोयोग, संहार, उल्लास और बहिष्कार। तो बात करेंगे देखो अतएव, अतः प्लस एव, यहाँ पर ये विसर्ग संधि का है। उद्धार यहाँ व्यंजन का है, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल व्यंजन का है, मनः प्लस योग मनोयोग विसर्ग का है, सम प्लस हार संहार व्यंजन का है, उत प्लस लास उल्लास व्यंजन का है, बही प्लस कार बहिष्कार ये विसर्ग का है। अर्थात पहला, तीसरा, चौथा विकल्प आपके क्या हो गया? गलत। तो सही विकल्प कौन सा है? अभि प्लस सेक अभिषेक, राम प्लस एन रामायण, वी प्लस सम विषम। अर्थात तीनों ही यहाँ पर ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। तो दूसरा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 की। तो 22वां प्रश्न, यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमत भूतकाल और सामान्य भूतकाल। तो पहले हम वाक्य को समझेंगे। यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, इसका मतलब उत्तीर्ण हुआ नहीं है, समय बीत चुका है। तो ये वर्तमान काल का उदाहरण नहीं है, भविष्य का भी उदाहरण नहीं है साथियों। ये किसका उदाहरण है? हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है कि अगर महेंद्र पढ़ता तो क्या होता? उत्तीर्ण। मतलब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर कर रही है और क्रिया कहाँ पर है? भूतकाल में। तो फिर ये हेतु हेतुमत भूतकाल का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एकवचन में नहीं रहता है? होश, जनता, वर्षा और हवा। तो साथियों वर्षा शब्द, हवा शब्द, जनता शब्द ये सदैव किस में रहते हैं? एक वचन में रहते हैं। किस में रहते हैं? ये एक वचन में। जबकि बात करें होश शब्द की, ये सदैव किस में रहता है? बहुवचन में रहता है। अतः यहाँ पर फिर आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही है। होश शब्द यहाँ पर सदैव एक वचन में नहीं, बल्कि सदैव किस में रहता है? बहुवचन में रहता है साथियों। विकल्प 1 सही है 23वें प्रश्न में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। तो 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में आता है? निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, सहज संबंध का सिद्धांत और सभी। तो देखो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों की बात करें तो निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत भी होता है कि हम बच्चों को भाषा शिक्षण क्यों करा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। नियोजन का सिद्धांत कि किस प्रकार से हमें बच्चों को भाषा शिक्षण कराना है। सहसंबंध का सिद्धांत अन्य विषयों से सहसंबंध की बात की जा रही है। अर्थात यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये सही रहेगा, क्योंकि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में ये सारी चीजें आ जाती है साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 की। तो 25वां प्रश्न, मंत्री परिषद शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। साथियों मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होती है, अपदान से अलग मंत्रियों से परिषद नहीं होती है, बल्कि मंत्रियों की परिषद होती है। अतः तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कर्ता ने कर्म को करण से, मंत्रियों से परिषद, ये भी गलत हो गया। तो ओनली थर्ड विकल्प ही 25वें प्रश्न में सही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। ये आरबीएससी की किताबों में से मैं आपको ज्यादातर व्याकरण के प्रश्न देता हूं, जो कि निश्चित रूप से आपके आने वाली भर्ती में आते हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 26 की बात करेंगे। तो 26वां प्रश्न, निरोग में कौन सा उपसर्ग है? निर, ये वाला निर्ग, नी और नी। देखो ये तो एक तरफ आपके छोटी नी है, एक तरफ बड़ी नी है, एक तरफ बड़ा निर है और एक तरफ छोटा निर है। देखो नीह प्लस रोग का संधि विच्छेद होता है, लेकिन नीह कोई उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग होता है निर। यहाँ पर ये निर गलत हो गया साथियों, क्योंकि नीह प्लस रोग से, नी प्लस रोग से यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा निरोग। यहाँ पर जो मात्रा है
नी प्लस रोग से बनेगी, नी नहीं होगा, विसर्ग नहीं लगेगा पीछे, तो यहाँ निरुपसर्ग इसमें लगा हुआ है। दूसरा विकल्प आपके 26 में सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 27 की। तो साथियों प्रश्न नंबर 27 है, अनुवाद शिक्षण की किस विधि में वाक्यों का अनुवाद किया जाता है? तो देखिएगा, अक्षरशः अनुवाद विधि, छायानुवाद विधि, तथ्यानुवाद विधि और इनमें से कोई नहीं। तो कह रखा है कि इनमें से कोई नहीं वाले विकल्प को आपको हटा देना है। जब पूछे अनुवाद शिक्षण के किस विधि में वाक्यों का अनुवाद किया जाता है, तो वाक्यों का अनुवाद छायानुवाद में किया जाता है। किसमें किया जाता है? छायानुवाद में। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके 27वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न देखेंगे। 28वां प्रश्न, शिक्षक का दाहिना हाथ किसे कहा जाता है? शामपट को, शिक्षण विधि को, प्रस्तुतिकरण को और पाठ्य पुस्तक को। तो देखो, न तो प्रस्तुतिकरण को, न पाठ्य पुस्तक को, न शिक्षण विधि को, बल्कि शिक्षक का दाहिना हाथ कहते हैं शामपट को। किसको कहते हैं? शामपट को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है। अतः विकल्प नंबर आपका 1 जो है 28वें प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, आपके 29वां क्वेश्चन है, किस विधि के अंतर्गत व्याकरण का ज्ञान अलग से न देकर गद्य पद्य रचना, नाटक इत्यादि के साथ दिया जाता है? तो भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। देखिएगा, निगमन विधि, आगमन विधि में तो अलग से ही व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। दो विकल्प है आपके पास, एक तो है भाषा संसर्ग विधि और एक है समवाय विधि। तो साथियों, जहां पर व्याकरण का ज्ञान अलग से न देकर गद्य के साथ, पद्य के साथ, रचना के साथ, नाटक के साथ इत्यादि मतलब सभी के साथ दिया जा सकता है, उसको हम समवाय विधि कहते हैं। भाषा संसर्ग विधि अलग होती है। विकल्प नंबर आपका 2 सबसे बेस्ट आंसर है प्रश्न नंबर 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखते हैं। और अंतिम प्रश्न है, नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को रसानुभूति प्रदान करना। रसानुभूति प्रदान करना साथियों पद्य शिक्षण का उद्देश्य माना जाता है। छात्रों में अभिनय कला का विकास करना, बिल्कुल ये नाटक शिक्षण का उद्देश्य। आगे बढ़ेंगे, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, ये गद्य शिक्षण का उद्देश्य है साथियों। तो सभी वाला गलत हो गया, ओनली दूसरा ही विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये टेस्ट आज का था, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जहां पर भी आपको कोई समस्या हो, जहां पर भी आपको त्रुटि लगे, तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, आपका कमेंट का निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा साथियों।